दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि जब आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करते हैं, वो भी उस स्टेज में जब आपका कोई मुकदमा थाने में नहीं लिखा जाता, आपकी एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है, जिससे व्यथित होकर के आप 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपसे किस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं जिसके लिए आपको तैयारी पहले से ही करके जाना चाहिए। और ये निश्चित है कि ये बात आपको जब तक आप नहीं कहेंगे तो आपका प्रार्थना पत्र अलाउड होने में समस्या उत्पन्न होगी। आज मैं उन्हीं 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनकी चर्चा करता हूं जो आपको कोर्ट को सेटिस्फाइड करना बहुत आवश्यक होता है। और मैं सामान्य लोगों से जो 156(3) का कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिलाना चाहते हैं, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि पहले स्वयं संतुष्ट हो लें कि क्या ये 3 प्रश्न, इनके उत्तर जो मैं बता रहा हूं वो आवश्यक हैं। अगर वो आवश्यक हैं तो निश्चित आप 156(3) में कामयाब होंगे और 156(3) आपका सीआरपीसी का अलाउड होगा कोर्ट से और थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये 3-4 प्रश्न, इनका उत्तर निगेटिव है, तो आप पैसा और समय बर्बाद ना करें। आपका मुकदमा 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत जो आप एप्लीकेशन देंगे वो इंटरटेन नहीं होगा और आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। दोस्तों, जब भी आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसके साथ सबसे पहले आप जो भी प्रार्थना पत्र लिखें उसको एफिडेविट से समर्थित करें, माने शपथ पत्र पर दें। ऐसा ना हो कि केवल आपने, चूंकि प्रार्थना पत्र का नाम सुनते हैं लोग तो वो समझते हैं कि केवल प्रार्थना पत्र ही होगा। वो न्यायालय की जो परिभाषा है वो यही है कि न्यायालय वही है जो शपथ पत्र पर साक्ष्य लेता हो। जो शपथ पर साक्ष्य ले वो ही न्यायालय है। बाकी न्यायालय तो आप ऐसे और भी संस्थान हैं, जैसे आप मध्यस्थता केंद्र देखते हैं जहां मीडिएशन होता है, तो वहां शपथ नहीं दिलाई जाती है। और भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनको न्यायालय नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रक्रिया लगभग वही है। तो न्यायालय का अर्थ है जहां शपथ पर साक्ष्य लिया जाए, इसको शपथ पत्र से समर्थित जरूर करिए। दूसरा है कि आप इसके साथ में 2 प्रमाण और लगाइए। आप जब भी 156(3) सीआरपीसी का एप्लीकेशन दें तो ये बताएं कि मैं इस घटना के संबंध में फला फला थाने में अपनी शिकायत लेकर गया था, लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आप जो शिकायत लेकर गए थे उस शिकायत की एक ट्रू कॉपी, क्योंकि आप वहां दे के आए हैं ना, अगर आपने शिकायत ही नहीं रिटर्न में दी है तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि मैं थाने गया था। तो उसकी एक ट्रू कॉपी या कार्बन कॉपी या फोटो कॉपी ये एक सबमिट करिए एप्लीकेशन के साथ। दूसरा, जब आपकी एफआईआर वहां नहीं लिखी जा रही थी तो आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को, अपने उस जिले के या उसके जो भी हायर ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको रिटर्न में सूचना दी थी और उसको डाक से भेज दिया था, या आप वहां फिजिकली गए थे और उसको रिसीव करा के आए थे तो उसकी रिसीविंग हो। दोस्तों, पुलिस वाले जल्दी रिसीविंग नहीं देते हैं, इसलिए आप उसकी रिसीविंग प्राप्त करने के लिए डाक से भेजते हैं, तो डाक की रसीद आप उसमें सबमिट करिएगा। इसके बाद जैसे ही आप दाखिल करते हैं तो कोर्ट क्या करता है इस सेटिस्फेक्शन के लिए कि कहीं संबंधित थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज तो नहीं हो गई है, नहीं तो वहां एफआईआर भी दर्ज हो और यहां से कोर्ट ऑर्डर कर दे तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। क्योंकि न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा तो क्या 2 एफआईआर एक ही घटना में लिखी जाएंगी, और चूंकि सेकेंड एफआईआर जो है वो मेंटेनेबल नहीं है, इस पे रूलिंग है, इसलिए कोर्ट उस थाने से जिस जुरिडिक्शन में आपने प्रार्थना पत्र दिया था वहां से एक रिपोर्ट मंगाते हैं कि क्या उक्त संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत है। तो वहां से रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी कि अभियोग पंजीकृत नहीं है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। अब दोस्तों, चर्चा इस विषय पे करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं 156(3) का, तो क्या चीजें कोर्ट आपसे क्वेरी कर सकता है, क्या पूछेगा। कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जब पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी तो वो न्यायालय में ही आएगा, न्यायालय में ही ट्रायल चलेगा। क्योंकि लोगों में भ्रांति है कि पुलिस कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल कर देगी। पुलिस को केवल इसलिए
इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला दिया जाता है कि जो भी साक्ष्य संकलित करने हैं, माने कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब एविडेंस का कलेक्शन कैसा, यही बिंदु जरूरी है। यहीं पे लोग अटक जाते हैं और प्रार्थना पत्र उनके खारिज हो जाते हैं। वो बाद में वो कहते हैं कि कोई हमने बहुत ये किया, वो नहीं हो पाया। दोस्तों, जब तक एविडेंस नहीं कोई कलेक्ट होना, जैसे मान लीजिए आपके साथ चोरी हो गई है या लूट हो गई है, तो आप न्यायालय से कह सकते हैं कि सर इसमें लूट का माल बरामद होना है। लूट का माल बरामद करने के लिए पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराया जाना आवश्यक है। तो ठीक है, तो लूट का माल चूंकि बरामद होना है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है, यानी आप जो शिकायत दे रहे हैं वो पहले थाने में दर्ज होगी, इसके बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन होगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो वो तभी होगा पहले थाने में 154 के अंतर्गत कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आए, सूचना आए, उसको दर्ज 154 में होगी, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और उसका परिणाम 173 के अंतर्गत न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। तो इसलिए मस्ट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन का आदेश हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है, जिस घटना की आप कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, क्या वो संज्ञेय अपराध है, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप जिस घटना की रिपोर्ट या सूचना दे रहे हैं वो घटना संज्ञेय अपराध नहीं है, तो निश्चित है कि आपका 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अलाउड ही नहीं होगा और मेंटेनेबल ही नहीं होगा। उसके बदले आपको कंप्लेंट केस लाना चाहिए। और आपसे ये देखा जाता है कि आपने 154 का कंप्लायंस कर दिया है, 154(3) का, 2 का और 4 का, सॉरी 3 का। 154(3) का मतलब है पुलिस अधीक्षक को सूचना दे दी है, हायर ऑफिसर्स को कि नहीं दी है। तो ये 3 चीजें करने के बाद फिर आप एक बात और कह सकते हैं कि मैं वहां गया था और हमारा जो ये मामला है इसमें कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं थी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किन किन चीजों में होती है ये हमें इससे पूर्व में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें बता चुका हूं। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पार्ट्स बताए हैं जिनमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के संबंध में बताया है कि किन स्थितियों में की जा सकती है। जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस केस है, करप्शन केस है, या कोई 498A का केस है, माने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, या इस तरीके से कुछ और केसेस हैं जिनमें आप सूचना देते हैं तो पुलिस अपनी जानकारी पुख्ता करने के लिए उसकी एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कराती है, उस इंक्वायरी के बाद एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जिनमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए कि इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। तो अगर आप इन बेसिक फंडामेंटल सिद्धांतों के आधार पर कोई प्रार्थना पत्र देते हैं और ऐसे एविडेंस से सपोर्टेड देते हैं तो निश्चित है कि आपका प्रार्थना पत्र अलाउड होगा, और अलाउड होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन का परिणाम भी आपके सापेक्ष आएगा। कोई पुलिस वाला आपके उसमें कोई कल्यूशन नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चार्जशीट ही दाखिल करनी होगी। अगर अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। नमस्कार।